हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। अब तक हमने देखा था क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर सेकेंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, टाइप ऑफ एसिड्स यानी कि उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते हैं, और बेस की स्ट्रेंथ के आधार पर जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते हैं। अब इस वीडियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट? इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि इनकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको नाप कैसे सकते हो, उनका मेजर कैसे कर सकते हो। मतलब ठीक है, आपने बोल दिया कि कुछ एसिड्स होते हैं जो बड़े स्ट्रांग होते हैं, जो कि मिनरल एसिड्स होते हैं, और आपने यह भी बताया पिछले वीडियो में कि ऑर्गेनिक एसिड जहां कार्बन राजा होता है वो एसिड्स वीक होते हैं। लेकिन अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ्स की बात करें तो कितना कोई स्ट्रांग एसिड कितना स्ट्रांग है, या कोई अगर वीक एसिड है तो वो कितना वीक है, उसका मेजरमेंट कैसे पता चलेगा, उसका मेजरमेंट कैसे पता करेंगे? तो उसके मेजरमेंट को हम पीएच वैल्यू के आधार पर देखते हैं, और वो पीएच वैल्यू को फिर एक स्केल पर बनाते हैं जिसको पीएच स्केल बोलते हैं, जो कि सोरेनसन ने पहली बार बनाई थी और उनने उस आधार पर एसिड और बेस को क्लासिफाई किया था स्ट्रेंथ के आधार पे। सोरेनसन साइंटिस्ट का नाम था। लेकिन अब हमें समझना है ये पीएच वैल्यू होती क्या है, हमें तो अभी यही नहीं पता। वैल्यू के बाद स्केल पर कैसे रखेंगे, फिर ये तो दूसरा मुद्दा है। पहला मुद्दा तो ये कि पीएच वैल्यू निकालेंगे कैसे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। पीएच का फॉर्मूला दिया जाता है, पहले तो पीएच समझ लो। पीएच वर्ड का मतलब जो होता है वो होता है पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, बेसिकली हाइड्रोनियम आयन, या और पोटेंट मतलब उसकी पावर, उसकी पोटेंशियल कितना है। हाइड्रोजन आयन की पोटेंशियल को बताता है पीएच। अब आप सोचोगे सर अगर ये हाइड्रोजन आयन H+ आयन की पोटेंशियल को बताता है तो ये तो सिर्फ एसिड की पोटेंशियल बता सकता है कि एसिड कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। ये बेस को कैसे बताएगा? बच्चों ये बेस को भी बता सकता है, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हाइड्रोजन आयन किसी एसिड में ज्यादा है मतलब वो एसिडिक ज्यादा है, और उसका उल्टी बात कि वो बेसिक कम है। सिमिलरली अगर किसी में एसिडिक कैरेक्टर कम है, किसी कंपाउंड में एसिडिक कैरेक्टर कम है, तो यह भी तो बोला जा सकता है कि उस कंपाउंड में बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। सर नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना। वो सॉल्ट कब हो सकते हैं? जब दोनों बराबर कंपोजिशन में होंगे। मतलब उस कंपाउंड के अंदर जितना एसिडिक कैरेक्टर है अगर उतना ही बेसिक कैरेक्टर है तो वो सॉल्ट होगा। अदरवाइज एसिड और बेस तो अपोजिट चलेंगे ना एक दूसरे से। और अब इस बात को हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो पीएच तो पहले तो आप मन में सोचना, मतलब आप कुछ और ख्याल ना लाओ मन में, इसलिए आप क्लियर मन में यह बात रखना कि पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा। यानी कि हाइड्रोजन आयन से मतलब है लुटा हुआ, चोरी जिससे हो चुकी है उससे बहुत ही मासूम, बहुत ही शरीफ, और अब दुनिया की ठोकर खाया हुआ H+ आयन, इसकी बात कर रहे हैं वो, इसकी पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन के पोटेंशियल की। पीएच में यही H+ आयन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मन में कुछ और ख्याल ना आए, दूसरी बात ये याद रखना कि ये एसिड में भी काम करेगा और बेस में भी काम करेगा। क्योंकि हम जनरली H+ आयंस लेकर आते तो हमारे मन में एसिड आता है, लेकिन पीएच में हमारे मन में दोनों चीजें आनी चाहिए। हमारे ख्याल में दोनों चीज आनी चाहिए, हमारे दिमाग में एसिड भी आना चाहिए और बेस भी आना चाहिए। तो ये दोनों को लेकर बात हो गई पहली बात। तो ये आपको वैल्यू जो देगी वो एसिड की स्ट्रेंथ की भी वैल्यू देगी, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है कितना वीक एसिड है, और ये बेस की भी स्ट्रेंथ की वैल्यू देगी, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है और कितना वीक बेस है। तो ये हो गया पीएच की बात, जिसका फॉर्मूला है इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ बेस ऑफ H+ टू द बेस 10। अब पहले तो समझो लॉग टू द 10 का मतलब क्या है, लॉग हैविंग अ बेस ऑफ 10 का मतलब क्या है। ये लॉग ऑफ द बेस 10 का मतलब यह है कि 10 की पावर में ऐसा क्या रखोगे, 10 के बेस को मानते हुए इसकी पावर मतलब इसका एक्सपोनेंशियल में ऐसा क्या रखोगे कि सामने वाली वैल्यू मतलब ये वैल्यू आपको मिल जाए। ये होता है आपका log टू द बेस 10 का मतलब मैं log के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे कभी आपने लिखा है, हालांकि ये मैथ्स और फिजिक्स का पोर्शन है बट फिर भी मैं बता देता हूं, log y टू द बेस x आपने लिखा है, और सपोज करो इसका आंसर किसी ने बोल दिया z, तो इसका मतलब क्या है? y की पावर में, x की पावर में ऐसा क्या लिखो कि y मिल जाए। मतलब x की पावर में
ऐसा क्या, जो बेस है ना, जैसे ये बेस है, ये जो नीचे लिखा हुआ है जिसको आप सबस्क्रिप्ट बोलते हो, ये सबस्क्रिप्ट में जो लिखा है ये बेस है, इसकी पावर में ऐसा क्या लिखो कि आपको y मिल जाए। तो आंसर है इसकी पावर में आप अगर z लिख दोगे तो आपको y मिल जाएगा। मतलब इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं पता है, इस बात को, इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं क्या, x रेज टू द पावर z इक्वल टू y, ये हम लिख सकते हैं। ये लॉग का मतलब होता है। अभी मैं सिर्फ आपको लॉग बता रहा हूं, अभी तो मैं मैथ्स का मास्टर साहब बन गया हूं तुम्हारा, अभी मैं सिर्फ लॉग के टर्म्स में तुमको खिला रहा हूं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लॉग 100 टू द बेस 10, अब ये क्या मतलब है, 10 की पावर में ऐसा क्या लिखें कि 100 आंसर आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2, क्योंकि हमें पता है 10 की पावर में अगर 2 लिखते हैं तो 100 आता है, 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो ये आपका 100 आ जाता है। इसका मतलब यही हुआ ना, तो आंसर इज 2। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लॉग 8 टू द बेस 2, मतलब 2 की पावर में 2 के एक्सपोनेंट्स में ऐसा क्या लिखें कि 8 मिल जाए, तो आंसर इज 3। क्यों, क्योंकि 2 का क्यूब आपको 8 दे देगा। आई होप लॉग क्लियर हो गया होगा। यही लॉग यहां पर यूज कर रहे हैं, बस यहां पर बेस क्लियर है, यहां बेस 2 था, यहां 10 था, यहां पर बेस 10 वाला होगा। और अगर कभी बच्चों लॉग के आगे कुछ नहीं लिखा हो बेस में, तो आपको मान लेना है कि बेस 10 होगा, मतलब लिखा हुआ नहीं, LOG अगर लॉग लिखा आता है तो बेस 10 होगा। एक और लॉग होता है जिसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, उसको LN से डिनोट करते हैं, वो हमारे अभी सिलेबस पे नहीं है। नेचुरल लॉग वो एक्सपोनेंशियल टर्म्स होती है लॉग्स की, हमको उसकी बात नहीं करनी, हमें बात करनी है लॉग की। तो लॉग टू द बेस 10 स्टैंडर्ड है, और अगर 10 नहीं भी लिखे तो उसको मान लेना है कि वो लॉग टू द बेस 10 की ही बात कर रहा है। तो ये हो गया आपका लॉग का केस। इनटू H+ आयन, H+ आयन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, मतलब हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन है हमारा H+ आयन। किसका कंसंट्रेशन है, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन है। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ H+। अब आप सोचोगे ये क्या है H+, ये क्या कंसंट्रेशन है, तो मैं कंसंट्रेशन भी आपको बता देता हूं, बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी तो हमको ये टर्म्स क्लियर हो गई, अभी तक हमने इन टर्म्स को डिटेल में समझ लिया था। अब एक काम करते हैं, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर लॉग को डिटेल में समझाता हूं। जैसे सपोज करो, अगर मैं लिखता हूं कभी H+ आयन कुछ इस तरीके से, तो यह होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन मतलब कितने हाइड्रोनियम आयन पानी के अंदर मौजूद हैं जब हमने सॉल्यूशन 1 लीटर का स्टैंडर्ड मान लिया है। मतलब समझना, कुछ नहीं, तुम लोग सिंपल तरीके से देखते हुए चलना मैं क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि एक्चुअली मुझे कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ H+ आयंस प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन। और एसिडिक क्यों बोले, बेसिकली भी तो निकल सकता है, तो पर लीटर ऑफ एनी सॉल्यूशन। ये हो गया आपका H+ आयन के स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब, जो यहां पर आ रहा है आपका। और ये चीज आपकी यहां पर आती है। अब मेरी बात को फिर समझना, H+ आयन का कंसंट्रेशन यानी कि मोल्स ऑफ H+ आयंस कैसे निकलेगा, ये बात को समझना। हालांकि आपके 10th लेवल पर ये वाली वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जनरली ये जो वैल्यूज आएंगी ये आपको गिवन आएंगी, ठीक है, गिवन इन क्वेश्चन। लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो हो सकता है आपको ये वैल्यू को पहचानने में दिक्कत आएगी। तो मैं इसको बता देता हूं कि ये वैल्यू होती क्या, ताकि कभी मिले इनडायरेक्टली तो आप उसको पहचान पाओ H+ को, क्योंकि बिना H+ के आप pH नहीं निकाल पाओगे। क्लियर हो गया। और pH मतलब क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो एक्चुअली मेजर देने वाला है किसका, एसिड और बेस का। मेजरमेंट
ऑफ स्ट्रेंथ, किसका स्ट्रेंथ? एसिड का भी स्ट्रेंथ, एसिड का भी स्ट्रेंथ और बेस का भी स्ट्रेंथ. सो इट विल गिव यू अ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड अ बेस. ये पीएच अल्टीमेटली आपके लिए बहुत वैल्यूड है. और ये कैसे देगा, ये बात की बात है कि ये कैसे मेजरमेंट दे सकता है, उसको स्केल पे रखेंगे तब मेजरमेंट मिल जाएगा. लेकिन ये पीएच वैल्यू को निकालने का तरकीब सोच रहे हैं. और लॉग तो हमें आ गया, बस H प्लस की दिक्कत है. H प्लस हम निकाल लेंगे तो बहुत आसानी से, क्योंकि H प्लस कुछ नहीं है, मोल्स ऑफ H प्लस आयंस प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन है. 99.99% केस में तो ये H प्लस आपको गिवन होगा क्वेश्चन में. लेकिन अगर नहीं गिवन हुआ तो फिर कैसे निकालेंगे? अब मेरी बात को समझना. जैसे सपोज करो मैंने HCl कुछ वेट का मिलाया है वाटर के अंदर. ये एसिड है, पानी के अंदर मिलाया है, तो जाहिर सी बात है ये पानी के अंदर जैसे ही जाएगा तो अपने अंदर से H प्लस निकाल देगा. ठीक है, तो मैं वाटर को अलग से नहीं लिखता हूं, मैं काम करता हूं HCl को कहता हूं एक्वस मीडियम में चले जाओ, यानी कि पानी में चले जाओ और अपने अंदर से H प्लस निकाल दो, प्लस OH माइनस भी निकाल लो. क्लियर हो गया? सॉरी, OH माइनस की जगह आएगा Cl माइनस, तो उसने कहा Cl माइनस निकाल दो, तो ये H प्लस आ गया और Cl माइनस आ गया हमारे पास. ठीक है, अब सवाल उठता है ये HCl कितना मिलाया था और कितने पानी में मिलाया था कि पूरा सॉल्यूशन अल्टीमेटली कितना हो गया. मेरी बात समझना. अब ये पूरा सॉल्यूशन है, ये पूरा एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि आप इसमें एक्वस लिखते हो तो मतलब ये पानी के साथ है, और ये पानी के साथ है तो मतलब ये सॉल्यूशन बना हुआ है, मतलब मिक्सचर बना हुआ है बेसिकली. तो ये पूरा पानी के साथ है और ये पूरा पानी के साथ है, तो ये एक्चुअली मिक्सचर बना हुआ है. मैं मान लेता हूं इस सॉल्यूशन का एक हिस्सा ले लेता हूं जो कि 1 लीटर का है. कितना है? 1 लीटर का है. और अब पता करता हूं 1 लीटर में इसके कितने मोल्स मैंने मिलाए थे, क्योंकि जितने भी मोल्स मैंने इसके मिलाए होंगे उतने ही मोल्स H प्लस के बने होंगे. मोल्स मतलब आप समझ रहे हो? मोल्स मतलब बस ये पता कर लो कि इसका कितना वजन मिलाया है, और वजन को उसके 1 मोल के मास जो भी होता है उससे डिवाइड कर लो, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास आ जाएगा, और गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है मोल्स. तो आपने HCl के मोल्स पता कर लिए, और सपोज करो यहां पर मोल्स की वैल्यू आई 10⁻⁻⁴. तो ये एक्चुअली इतनी 10⁻⁻⁴ है किसके अंदर? H प्लस आयंस हैं किसके अंदर? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर. तो क्या हम बोल सकते हैं 10⁻⁻⁴ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो हम ये बात बोल सकते हैं कि 10⁻⁻⁴ मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर. तो यह बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस. मतलब यहां पर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हो जाएगा 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर. अगर हमने ये मोल्स निकाल लिए, अब मोल्स को कैसे निकालोगे ये बहुत 11th क्लास का टॉपिक है जिसको अपन आगे चलकर पढ़ेंगे. लेकिन ये H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होता है जो आपको पता होना चाहिए कि हां, कि इसको ही हमें पीएच के फॉर्मूले में इस H प्लस की जगह पर रखना है, और ये आपको यहां से पता चल जाएगा. ये सारा डेटा आपको H प्लस आयंस को निकालने का मेथड बताता है कि हां H प्लस आयंस ऐसे निकाले जा सकते हैं. तो ये आपके H प्लस आयंस निकल गए. मतलब सिंपल कंसंट्रेशन निकालना है, यानी कि मोल्स ऑफ H प्लस आयंस निकालना है प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हमारे सॉल्यूशन के लिए H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन है, और ये पीएच है. आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका. और अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले में अगर हम रखते यही वैल्यू तो क्या देता पीएच. तो अब हम लोग 10⁻⁻⁴ जो हम मान चुके हैं अपना कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴, उसको रखकर देखते हैं. तो अब हम लोग उसको रखते हैं तो पीएच क्या बनेगा देखेंगे अब आप लोग. पीएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁴. 10⁻⁻⁴. अब -4 तो आपको एक लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी, मैं यहां पर बता देता हूं. लॉग अगर x लिखा है सामने
ऑब्वियसली कुछ नहीं लिखा तो बेस तो 10 ही है, और इसकी पावर y ऑलरेडी लिख रखी है, तो ये y नीचे उचक्कर आ जाएगा, नीचे उचक्कर आ जाएगा, मतलब आप इसको y log x लिख सकते हो। तो आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो, और अगर आप इस इक्वेशन का यूज करोगे तो -4 नीचे उचक्कर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा pH इज इक्वल टू -4 इंटू log 10, और बेस तो 10 है ही ऑलरेडी, मतलब ये पूछना चाहता है 10 की पावर में ऐसा क्या लिखोगे कि 10 ही आ जाए। तो 10 की पावर में ऐसा क्या लिखते कि 10 आ जाता है, 1 लिखेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा पूरा 1। तो फिर pH विल बी इक्वल टू माइनस और -4 मतलब +4 इंटू 1, सो pH विल कम आउट टू बी 4। तो इस सिनेरियो में हमारे पास pH आ गया 4, ये आ गया आपका pH 4, जिसके अंदर H+, जिस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयंस 10⁻⁻4 मोल्स मौजूद थे पर लीटर के अंदर, उसका pH आपको 4 मिल जाएगा। तो ये आपकी pH की वैल्यू आ गई, और इस तरीके से हम pH की वैल्यू निकालेंगे। और ये जो 10⁻⁻4 मैंने रखा, ये कंसंट्रेशन ऑफ H+ रखा था, ये वाली चीज रखी थी। ये क्वेश्चन में 99.99% टाइम्स तो गिवन होगा, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोगे या फिर 11th क्लास में पढ़ोगे तो ये H+ को निकालने के और भी कई तरीके हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है कि H+ आयंस होता क्या है, निकालना हम लोग इसको हायर क्लासेस में डिटेल में समझेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई सबको? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्योर वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, तो वाटर की बात करते हैं, प्योर वाटर भी नहीं बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मिनरल वाटर चाहिए, तो हम सिंपल वाटर की बात करते हैं। वाटर क्या होता है? H2O, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? HOH। अब जाहिर सी बात है HOH है, कुछ और जैसी नमक या मिनरल वाटर में तो मिनरल्स मौजूद रहते ही हैं, तो जैसे ही वो मिलेंगे तो भाई साहब ये टूटने की कोशिश करेगा, और ये टूटेगा तो ये H+ निकालेगा और OH- निकालेगा। अब पानी तो एक्चुअली न्यूट्रल है, क्यों न्यूट्रल है उसकी वजह आपको इसी में समझ में आ रही होगी, क्योंकि पानी टूटने के बाद H+ भी रिलीज कर रहा है और OH- भी रिलीज कर रहा है। H+ रिलीज करके वो अपने आप को एसिडिक दिखाना चाहता है, लेकिन उसी समय OH- रिलीज करके वो अपने आप को बेस भी दिखाना चाहता है। तो मतलब एक तरीके से वो एसिड की तरह भी है और बेस की, तो मतलब एक्चुअली ये दोनों की तरह नहीं है, मतलब ये एक्चुअली न्यूट्रल है, क्योंकि एसिड की कैरेक्टरिस्टिक को बेस से खत्म किया जा रहा है और बेस के कैरेक्टरिस्टिक को एसिड से खत्म किया जा रहा है, इसलिए वाटर जो है वो न्यूट्रल है। लेकिन H+ के आयंस तो निकलेंगे ना, और H+ के आयंस अगर निकल गए तो जाहिर सी बात है pH तो निकलेगा, तो pH तो निकलेगा, ये तो कंफर्म है। भले वो pH ऐसा निकले जो ये बताए कि ये वाटर न्यूट्रल है, लेकिन वैल्यू जरूर निकलेगी। हम उस वैल्यू के पीछे ही पढ़े कि pH ऑफ वाटर क्या होगा। तो मैंने यहां पर जो वाटर के लिए लिया था वो इसलिए लिया था ताकि मैं pH ऑफ वाटर एक्सप्लेन कर पाऊं, और अब वही चीज एक्सप्लेन करते हैं। H+ और OH- में जब हम बात करते हैं तो कहते हैं 298 केल्विन पर किस पे? 298 केल्विन पर हम बात करेंगे तो H+ आयंस का जो कंसंट्रेशन होगा वो होगा 10⁻⁻7, यानी कि 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर, मतलब 10⁻⁻7 मोल्स। अब ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 10⁻⁻7 अगर आप देखो तो 0.000001 मोल्स, मतलब 1 के पहले 6 जीरो लगेंगे फिर डेसिमल पॉइंट आएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, मतलब बहुत छोटे से H+ आयंस निकल रहे हैं, लेकिन निकल रहे हैं तो pH निकालने के लिए काफी है। और 298 स्टैंडर्ड कंडीशन मानिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जो ये चीज देती है। अब हमको मिल गया 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर, तो हम एक काम करते हैं pH ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, और जब हम pH फॉर वाटर निकालेंगे तो देख लेते हैं, तो pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ होता है, तो pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन H+ का कितना है? 10⁻⁻7, -7 उचक के नीचे आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो pH विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ -7 इंटू log 10। log 10 तो सोचना ही नहीं क्योंकि बेस में 10 ही है, तो log 10 की वैल्यू 1 होगी, तो pH विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, pH विल बी 7। मतलब प्योर वाटर का जो pH है वो pH आपका 7 आता है।
सो दिस pH ऑफ प्योर वाटर विल कम आउट टू बी 7। तो ये आपका pH हो जाएगा किसके बराबर? 7 के बराबर। कोई आपसे पूछे पानी का pH क्या है? 7 है। और हमें पता है पानी न्यूट्रल है, मतलब पानी छोड़ो कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड होगा तो उसका pH 7 या 7 के आसपास रहेगा। तो हम यह भी मान सकते हैं कि जो pH है वो एक्चुअली न्यूट्रल केसेस के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? न्यूट्रल केसेस के लिए आएगा, क्योंकि pH तो आपको एसिडिक और बेसिक दोनों के लिए निकाल सकते हो, लेकिन अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो फिर pH 7 आएगा। अब ये होती है pH वैल्यूज को निकालने के तरीके। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये होते हैं pH निकालने के तरीके। अब इस pH को हम रखते हैं pH स्केल पर, जो कि सोरेनसन ने डिराइव की थी। और pH स्केल पर ही हमें पता चलता है कि रिलेटिवली pH इतना आ गया तो ये रिलेटिवली एसिड स्ट्रांग है कि वीक है, या ये बेस स्ट्रांग बेस है कि वीक बेस है। ये हमें pH स्केल पर वैल्यू रखने के बाद पता चलेगा। तो अब हम बच्चों बनाएंगे pH स्केल, लेकिन कोई भी स्केल बनाने के लिए हमें उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए कि मिनिमम कितनी और मैक्सिमम कितनी है। अभी हमें न्यूट्रल वैल्यू पता चली है सिर्फ 7, तो हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता करते हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूं यहां पर मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या मिनिमम वैल्यू pH स्केल में, क्योंकि स्केल निकालनी है तो सबसे पहले अपन मिनिमम वैल्यू समझ लेते हैं। अब लेकिन जो मिनिमम वैल्यू होगी, आप यहां पर समझना, pH के फॉर्मूले में H प्लस आयन अगर ज्यादा हुआ तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, तो H प्लस आयन के कंसंट्रेशन ज्यादा होने पर pH वैल्यू कम होगी। मतलब H प्लस आयन का अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्यूशन तो एसिडिक ज्यादा है, लेकिन उसकी pH वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये माइनस साइन लगा हुआ है पहले, और माइनस साइन अगर लगा हुआ है तो बड़ी H प्लस वैल्यू के लिए pH की वैल्यू कम आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्यूशन जितना ज्यादा बच्चों एसिडिक होगा, जितना ज्यादा वो एसिडिक होगा उसका pH वैल्यू उतना कम होगा। तो अगर मुझे pH स्केल पे और pH वैल्यू की अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये मिनिमम वैल्यू मोस्ट एसिडिक की कंडीशन पर आएगी। मोस्ट एसिडिक की कंडीशन मतलब H प्लस आयन की सबसे ज्यादा कंडीशन पर आएगी, और सबसे ज्यादा H प्लस जब होंगे तब उसकी pH वैल्यू सबसे कम होगी। तो मैं एक बात और लिख सकता हूं यहां पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि pH जो वैल्यू होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एसिडिटी के। मतलब इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। कौन सी? pH वैल्यू। मतलब अगर आपकी एसिडिटी कम है, मतलब H प्लस आयंस अगर कम है तो pH ज्यादा होगा, और अगर एसिडिटी ज्यादा है यानी कि H प्लस आयंस के कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा है तो फिर pH कम होगा। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन पहले लगा हुआ है। तो अगर कोई चीज नेगेटिव में बढ़ती है तो वो बढ़ना नहीं होता, वो कम होना होता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली नेगेटिव में बढ़ रही है। जैसे मैं -2, -4, -6, -8 की तरफ जाऊं तो ये मैं बढ़ नहीं रहा हूं, ये मैं कम हो रहा हूं क्योंकि मैं माइनस में जा रहा हूं। और बच्चों यही चीज अगर बेसिसिटी के डायरेक्टली में लिखनी है तो बेसिसिटी से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये बेसिसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और ये फॉर्मूला बड़ा काम आने वाला है आपको। मतलब अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब यह है कि वो एसिडिक कम है, और अगर कोई चीज एसिडिक कम है तो इसका मतलब वो बेसिक ज्यादा है, मतलब उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, और अगर बेसिक ज्यादा है तो फिर उसका pH ज्यादा आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं और एक का pH कम दिया है और एक का pH ज्यादा दिया है, तो जो कम वाला pH है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू ज्यादा वाले pH के, क्योंकि जो ज्यादा pH वैल्यू है उसका मतलब वो बेसिक ज्यादा है, तो उसकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये pH का इनवर्स रिलेशन सिर्फ नेगेटिव साइन की वजह से आता है, बट हमें ये भूलना नहीं है। और अब हम निकालना क्या चाहते हैं? मिनिमम वैल्यू pH की। वो मिनिमम वैल्यू मोस्ट एसिडिक की कंडीशन पर आने वाली है। मतलब जो मिनिमम वैल्यू निकालूंगा उस समय H प्लस आयन सबसे ज्यादा होंगे, और मैं क्या मान लेता हूं, H प्लस आयन अगर सबसे ज्यादा होंगे तो मैं H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मान लेता हूं कि वो 10 की पावर 0 होगा।
अब 10 रेज़ टू पावर 0 मतलब अभी तक हमने 10 रेज़ टू पावर -4 देखा था, 10 रेज़ टू पावर -7 देखा था, अब ये 10 रेज़ टू पावर 0 है, मतलब ये अभी तक की सबसे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि 10 की पावर -4 मतलब 1 से बहुत छोटी है। क्यों? क्योंकि 10 की पावर -4 मतलब 0.0001, 10 की पावर -7 मतलब 0.000001, ये आपका आएगा, मतलब डेसिमल के बाद 7th प्लेस तक आप जाओगे, तब वहां 7th प्लेस पे आप 1 लिखोगे। 10 की पावर -7 ये होती है, तो आप खुद सोचो 1 से कितनी छोटी है। तो हमने क्या कर लिया, सबसे बड़ी वैल्यू 10 की पावर में जो आ सकती है वो 0 आ सकती है, क्योंकि इसके बाद तो सभी माइनस में आएंगे। 10 की पावर -1, -2, -4, -6, तो 10 की पावर 0 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। और इसका मतलब क्या है, 1 मोल पर लीटर, मतलब जो सॉल्यूशन है वो एक्चुअली 1 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन है। सो दिस इज 1 मोल पर लीटर, क्योंकि 10 की पावर 0 मतलब एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 मोल पर लीटर है। मतलब जो एसिड आपने मिलाया है वो 1 मोल 1 लीटर एसिडिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसका 1 मोल 1 लीटर एसिडिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मतलब उसके अंदर 1 मोल H+ के आयंस हैं। अब वो H+ के आयंस अल्टीमेटली 1 मोल है, और जरूरी नहीं कि 1 मोल एसिड मिलाओगे तो 1 मोल H+ आयंस निकलेंगे, 2 मोल भी निकल सकते, 3 मोल भी निकल सकते, लेकिन H+ आयंस 1 मोल होंगे, तो भले कितना भी एसिड मिलाओ H+ आयंस 1 मोल होने ही चाहिए, क्योंकि ये H+ आयंस इस समय 1 मोल पर लीटर आ रहा है। और अब इसके लिए मैं क्या निकाल सकता हूं, इसके लिए मैं pH निकाल सकता हूं, तो मैं इसके लिए pH निकाल देता हूं। अब आप देखो pH कैसे निकलेगा, pH will be equal to minus log of concentration of H+ आयन, जो कितना है इस बार 10 रेज़ टू पावर 0, तो ये 0 आपका नीचे आ जाएगा लॉग की वैल्यू के हिसाब से, तो 0 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, pH अल्टीमेटली पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो pH हो गया वो अल्टीमेटली क्या आ गया, 0 आ गया। सो दिस इज द pH जो अल्टीमेटली क्या आ गया, आपका 0 आ गया। अब pH 0 आ गया, मतलब यह मत समझना कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन बड़ी 0 है, मतलब हाइड्रोजन आयन की कोई शक्ति नहीं है। pH 0 का मतलब यह है कि सबसे कम वैल्यू pH की आ रही है, और सबसे कम वैल्यू का मतलब है एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा आ रहा है। मतलब ये जो सॉल्यूशन जिसका pH 0 आता है बच्चों, ये pH सॉल्यूशन सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा, सबसे खतरनाक एसिडिक सॉल्यूशन का होता है। मतलब वो सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, अगर pH उसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है तो। और ये आ गई आपकी pH की 0 वैल्यू, जो आपको कंडीशन ऑफ मोस्ट एसिडिक कैरेक्टर के लिए बताती है, या फिर सॉल्यूशन को सबसे ज्यादा एसिडिक बताती है, तो इट इज फॉर मोस्ट एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये हमारे लिए कंडीशन हो गई मोस्ट एसिडिक सॉल्यूशन की, और इस तरीके से हम लोग यहां पर pH निकालते हैं। अब हमारे पास 2 कंडीशंस आ गई, एक मिनिमम वैल्यू, एक न्यूट्रल वैल्यू, मतलब मिड वैल्यूज। अब अगर न्यूट्रल वैल्यूज और मिड वैल्यूज मेरे को मिल चुकी हैं, अगर न्यूट्रल वैल्यूज और मिड वैल्यूज बच्चों मेरे को मिल चुकी हैं, तो क्या मैं एक्सट्रीम एंड वाली वैल्यू एक और निकाल सकता हूं, मतलब pH की मैक्सिमम वैल्यू। ये तो मिनिमम वैल्यू थी, अब मैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करूंगा, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करूंगा। कॉमन सेंस क्या कहता है, मिनिमम वैल्यू है 0, मिड पॉइंट है 7, तो फिर आप एक और जो मैक्सिमम वैल्यू उसको x मान लो और दोनों का एवरेज निकाल लो। मतलब कहता तो यही है हमारा कॉमन सेंस कि अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकालोगे तो आपको मिड वैल्यू मिलेगी, और मिड वैल्यू आपको पहले से अगर पता है तो आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 14, मतलब जो pH होगा वो मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकता है, 14 रख सकता है। तो ये pH जो x की वैल्यू 14 आ रही है, ये pH की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। कौन सी वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू। और अब खुद सोचो, मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो एसिडिटी का क्या होगा, क्योंकि pH सबसे ज्यादा तो एसिडिटी सबसे कम, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनका pH 14 होता है, जिनका pH 14 होता है, उनकी एसिडिटी सबसे कम होती है, तो दे विल हैव मिनिमम एसिडिटी, मिनिमम एसिडिटी, तो उनका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, मिनिमम एसिडिटी होगी उनके पास। या ये कह लो कि उनकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी,
तो आप कोई भी बात बोल सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कोई एक बात करो, या तो एसिडिटी की बात करो या फिर बेसिसिटी की बात करो, और हमारी स्टैंडर्ड बुक्स जो हम पढ़ते हैं या हमारे पास जो प्रोबेबल चांस है क्वेश्चन के आने का, वो एसिडिक कैरेक्टर पे बात करेगा। तो हम वो मान लेते हैं एसिडिटी के दम पे। तो हम ये मानेंगे मिनिमम एसिडिटी होगी जब पीएच की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम एसिडिटी होगी जब पीएच की वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली चलते हैं। और बेसिसिटी से ये पूरा कंसेप्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बेसिसिटी से ये पूरा कंसेप्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब हम उस जगह पर पहुंच गए जहां पर बच्चों इन वैल्यूज का इस्तेमाल करके हम पीएच स्केल बना सकते हैं। मतलब ये सारी वैल्यूज को देख लें और इसको अगर एक स्केल पर रखें, तो स्केल पर हमको उस वैल्यू के मेजरमेंट से यह पता चल जाएगा कि कोई सा सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है या कोई सॉल्यूशन कितना ज्यादा बेसिक है। तो अब अपने को यह पता करना है, तो अब अपन एक काम करते हैं, बढ़िया सा एक पीएच स्केल बनाते हैं, और मैं एक पूरी स्केल बना रहा हूं और आप ध्यान से देखते चलना स्केल पे क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो मैं आपको एक स्केल बता रहा हूं, अब आप देखते हुए चलें। ये हमने एक लाइन खींची है और इसी को हम अपनी स्केल मानेंगे, ठीक है। इस स्केल की शुरुआत कहां से होगी? इस स्केल की शुरुआत होगी 0 से, तो ये मेरा पॉइंट हो गया एक, मान लो 0, तो ये मेरा एक पॉइंट हो गया 0, और ये स्केल खत्म कहां होगी? ये एक पॉइंट मान लेता हूं 14, तो 0 से 14 पे खत्म होगी। और इस स्केल का मिड पॉइंट क्या होगा? इस स्केल का मिड पॉइंट ये होगा, मिड पॉइंट क्या होगा? 7 होगा। 7 किसकी कंडीशन है? न्यूट्रल वाली कंडीशन है। तो अगर पीएच आपका 7 आ गया किसी भी सॉल्यूशन का, तो जाहिर सी बात है आप उस सॉल्यूशन को क्या घोषित कर दोगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या घोषित कर दोगे? न्यूट्रल। जैसे कि आपने डिस्टिल्ड वाटर की बात करी थी, तो वो डिस्टिल्ड वाटर जो होगा उसका जो पीएच होगा वो 7 पीएच होगा, तो वो न्यूट्रल केस आ गया। और इसके पहले आपके पास सारी रीडिंग्स होंगी, मैं कुछ रीडिंग्स यहां पर बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो सारी चीजें। तो रीडिंग्स हम लोग यहां लिख लेते हैं। 0 के बाद यहां होगा 1, यहां होगा 2, यहां होगा 3, 4, 5, थोड़ा सा और, नहीं तो हम लोग दूर करते हुए चलते हैं। ये आपका हो गया 14, यहां पर 14 हो गया आपका। अब इस पीएच पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आपके रीडिंग्स आ गई 7 तक। 7 के बाद यहां पर आपका 8, यहां पर 9, यहां पर 10, 11, 12 और 13, ये आपकी पूरी रीडिंग आ गई। तो पीएच 7 तक तो न्यूट्रल है, शुरू हो रहा है 0 से और खत्म हो रहा है 14 पर, तो ये आपका पूरा पीएच है। अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है कि पीएच 7 पर जब हमारे पास न्यूट्रल कंडीशन आ रही थी, तो यह बात तय था कि 7 से कम अगर पीएच होगा, तो 7 पे न्यूट्रल है, तो 7 से कम जो पीएच होगा मतलब पीएच की वैल्यू कम होगी तो एसिडिटी ज्यादा होगी, क्योंकि हमने यहां पर मान रखा था कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो मतलब अगर पीएच 7 से भी कम हो गया, जो कि 7 को क्यों बेंचमार्क मान रहे हैं? क्योंकि वो न्यूट्रल है, तो 7 से भी कम हो गया तो एसिडिटी ज्यादा हो गई। मतलब अगर पीएच की रेंज 0 से लेकर 7 के बीच में रहेगी, तो यह बात तय है कि वो पूरा सॉल्यूशन आपका एसिडिक माना जाएगा। तो वो पूरा सॉल्यूशन को आप क्या घोषित कर दोगे? इट शुड बी एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये आपका एसिडिक हो जाएगा। कहां से कहां तक? 0 से 7 तक। और 0 से 7 के बाद जो पीएच होगा, 7 के बाद मतलब 7 से लेकर 14 तक, तो ये रहा 7 और ये रहा आपका 14, तो 7 से लेकर 14 तक जो आपका सॉल्यूशन होगा वो जाहिर सी बात है क्या होगा? लेस एसिडिक। और लेस एसिडिक मतलब
मोर बेसिक, क्योंकि एसिडिटी से इनवर्सली चलता है बेसिसिटी, मतलब फिर वो पीएच के डायरेक्टली चलेगा, तो ज्यादा पीएच की वैल्यू होगी तो जाहिर सी बात है बेसिसिटी भी ज्यादा होगी। तो ज्यादा पीएच वैल्यू मतलब ज्यादा बेसिसिटी, मतलब आपका बेसिक कैरेक्टर भी यहां पर ज्यादा होगा। ये हम कंसंट्रेशन के दम पे ले सकते हैं। और कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन की भी हम बात कर सकते हैं। जैसे कंसंट्रेशन को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो कंसंट्रेशन क्या होगा, 10 की पावर 0 पर, ये मैं लिख रहा हूं H प्लस का कंसंट्रेशन 0 है, मतलब यहां कंसंट्रेशन 10 की पावर 0 है। यहां pH 1 है, मतलब 10 की पावर -1 कंसंट्रेशन है, तो इस पर 10 की पावर -1 हो गया, इस पर 10 की पावर -2 हो गया, इस पर 10 की पावर -3, 10 रेज़ टू पावर -4, 10 रेज़ टू पावर -5, 10 रेज़ टू पावर -6। फिर वाटर के केस में 10 रेज़ टू पावर -7 हो गया, फिर 10 रेज़ टू पावर -8। अब देखो कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है कंसंट्रेशन। ये H प्लस आयंस के कंसंट्रेशन जो मात्रा है मोल्स की, H प्लस आयंस की वो अमाउंट, वो मात्रा, वो क्वांटिटी कम हो रही है। और अगर H प्लस कम होंगे तो फिर एसिडिटी कम होगी, और एसिडिटी कम होगी तो पीएच बढ़ जाएगा। तो यहां पर 10 रेज़ टू पावर -8, 10 रेज़ टू पावर -9, 10 रेज़ टू पावर -10, 10 रेज़ टू पावर -11, 10 रेज़ टू पावर -12, 10 रेज़ टू पावर -13 और ये 10 रेज़ टू पावर -14। तो ये आपके कंसंट्रेशंस आ गए, और ये सारे कंसंट्रेशंस आप यहां लिखते हो। और इस स्केल को सबसे पहले डिराइव बच्चों सोरेनसन ने किया था, ये भी लिख देता हूं, क्योंकि कई बार आपको इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आ जाता है कि पीएच स्केल किसने डिराइव किया था, तो मैं बता देता हूं पीएच स्केल सोरेनसन ने डिराइव किया था। साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने, ये सोरेनसन ने स्केल डिराइव किया था जो एसिडिटी और बेसिक कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ बताती है। कि चलो मान लिया कोई सोल्यूशन एसिडिक है, लेकिन कितना एसिडिक है। अब एसिडिक है तो कोई भी पीएच का हो सकता है, जितना कम पीएच का होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और इस स्केल में हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसको और फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्दर पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, अब यहां पर फर्दर पार्ट्स को डिवाइड देखेंगे। मैं काम करता हूं 3.5 पर एक और लाइन खींच देता हूं, और 3.5 पर मैं एक और पार्टीशन कर लेता हूं, जिसमें यह एरिया मैं बोल दूंगा कि दिस इज एन एरिया ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि अगर पीएच 0 से 3.5 के बीच में, मतलब पीएच बहुत ही ज्यादा कम है, और अगर पीएच बहुत ज्यादा कम होगा तो क्या माना जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। अगर 3.5 से 7, 3.5 का मिड पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि 3.5 0 और 7 के बीच का मिड पॉइंट आएगा। तो 3.5 से 7 तक का जो पीएच होगा वो एसिडिक तो होगा, लेकिन वो एक एसिडिक आपका कैसा होगा, वीक एसिडिक होगा। मतलब उस समय जो पीएच आएगा वो वीक एसिडिक होगा। किसके बीच में, 3.5 से 7 के पीएच के बीच में। 7 का एग्जैक्टली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। फिर मैं एक काम करता हूं, एक और लाइन को खींच देता हूं, और एक और लाइन जो मैं यहां पर बना रहा हूं वो बना रहा हूं 10.5 पर, 10.5 पर। क्यों 10.5 पर बना रहा हूं, क्योंकि 10.5 यहां पर मिड पॉइंट हो गया 7 और 14 के बीच का, और 7.5 पर अगर मिड पॉइंट बना रहा हूं तो 7 से लेकर 10.5 तक, 7 से लेकर 10.5 तक ये बन जाएगा आपका वीक बेस। तो ये हो जाएगा आपका वीक बेस, WB मतलब वीक बेस, मतलब बेसिक तो होगा लेकिन उतना अच्छा बेसिक भी नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि इट्स अ वीक बेस, ये आपका वीक बेस हो जाएगा। और 10.5 से ऊपर चला गया तो 10.5 से ऊपर वो बन जाएगा क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। 10.5 से 14 के बीच में चला गया तो वो बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। और इस तरीके से हम लोगों का ये पूरा सॉल्यूशन का रिलेटिव स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब दो सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हो, तो अगर दोनों बेसिक हैं तो उनमें स्ट्रॉन्ग बेस कौन है और वीक बेस कौन है, वो उसकी पीएच वैल्यू डिफाइन कर देगी। किस रीजन में वो गिरती है वो पीएच वैल्यू डिफाइन कर देगी। तो ये पीएच स्केल का फायदा होता है, और इस तरीके से पीएच वैल्यू को पीएच स्केल पर रखा जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पीएच स्केल का, ताकि हम आगे बात करें। तो आई होप सबको अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ थ्योरी बेस्ड चीजों की, जिसमें हम लोगों को यह बताया गया है, जैसे कि यहां पर कि पीएच अगर 7 से ज्यादा होगा तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा। पीएच एग्जैक्टली अगर 7 होगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होगा, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर का होता है। और अगर पीएच 7 से भी छोटा रहा तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। लोअर इज द वैल्यू ऑफ पीएच, मोर एसिडिक इज द सॉल्यूशन।
तो पीएच अगर 7 से भी छोटा हो गया तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और ये सारी बातें इसी के रिलेशन में लिखी गई हैं। पी मतलब जो होता है वो पीएच में पोटेंस का मतलब होता है, जिसका जर्मन में मतलब होता है पावर। तो जर्मन लैंग्वेज में पोटेंस का मतलब होता है पावर, तो एक्चुअली ये स्ट्रेंथ बताती है हाइड्रोनियम आयन की। अब कई लोग बोलते हैं सर जब हाइड्रोनियम आयन बेस से निकलता ही नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं उसकी पावर? तो हम ये बोल सकते हैं कि वहां पर हाइड्रोनियम आयन निकलता नहीं, ये नहीं बोलते, बल्कि ये बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बहुत कम निकलता है, तो वो कम एसिडिक है, इसका मतलब वो ज्यादा बेसिक है। और बेस के लिए आप एक और स्केल बनाते हो जिसको पीओएच स्केल बोलते हो। हालांकि बच्चों पीओएच स्केल हमें है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई समझना चाहे तो मैं बता देता हूं। पीओएच स्केल का फॉर्मूला वही होता है जो पीएच स्केल का होता है, वो होता है माइनस लॉग ऑफ, बस कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस की जगह यहां कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन आ जाएगा। तो जैसे H प्लस निकलते हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन में ही दिया जाएगा इस बार, वैसे ही OH माइनस भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो वहां से आप POH निकाल सकते हो। और ये हालांकि सारे फॉर्मूलेज आपको 11th क्लास में आएंगे। जब 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम करके एक नाम का चैप्टर मिलेगा केमिस्ट्री में, उसमें हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आप पीएच और पीओएच का कोई रिलेशन देखना चाहते हो तो वो रिलेशन भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि पीएच और पीओएच दोनों मिलकर एक्चुअली 14 के होते हैं, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पीएच पता है लेकिन क्वेश्चन में आपसे पीओएच पूछा है, तो पीएच की वैल्यू को 14 में से माइनस कर देना, जो वैल्यू बचेगी वो फिर पीओएच आ जाएगा। और अगर आपको पीओएच पता है और पीएच निकालना है तो फिर पीओएच की वैल्यू को 14 में से माइनस कर देना, क्योंकि दोनों का सम मिलकर 14 होता है। और ये वाला फॉर्मूला आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री में डिराइव करने को भी मिलेगा। अभी फिलहाल 10th क्लास की केमिस्ट्री में ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल पर आपको प्रिपरेशन करने के लिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। हालांकि आपको इतनी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट सेफ साइड रखने के लिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये कुछ स्केल्स होती हैं जिस पर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिस पर कोई स्केल पर, पीएच स्केल पर बताया गया है, और पीएच स्केल के आधार पर इसको बताया गया है कि किस सब्सटेंस का कितना पीएच होगा। तो अगर हम बात करें गैस्ट्रिक जूस जो पेट में हमारे निकलता है, उसका पीएच कई बार 1 तक पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। हालांकि जो HCl नॉर्मल कंडीशन पे हमारे पेट में निकलता है, सेक्रीट होता है, वो पीएच 5.5 के आसपास का रखता है। ठीक है, मतलब स्लाइटली एसिडिक, नॉट वेरी एसिडिक बट यस स्लाइटली एसिडिक। नींबू पानी का, लेमन जूस का पीएच 2 होता है, ऑरेंज जूस का पीएच 3 होता है, टमाटर के जूस का, टोमेटो जूस का पीएच 4 होता है, ब्लैक कॉफी 5 है, यूरिन का जो पीएच होता है जो ह्यूमन बॉडी से एक्सक्रीट करती है उसका पीएच 6 होता है, डिस्टिल्ड वाटर, सलाइन वाटर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सॉरी डिस्टिल्ड वाटर, ये डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, इसका पीएच 7 होता है, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशन होती है। फिर आता है सलाइन वाटर, सी वाटर, जो कि थोड़ा सा बेसिक हो जाता है, जो कि 8 पीएच रखता है, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अमोनिया सॉल्यूशन, इनके पीएच फिर 9, 10, 11 होते हैं। फिर आता है साबुन का पानी, सोपी वाटर, मतलब साबुन वाला पानी। तो साबुन मैंने आपको बताया था बेस के स्टार्ट में कि वो एक बेसिक सॉल्ट है, सॉल्ट है लेकिन बेसिक सॉल्ट है, मतलब उसके अंदर बेसिक कंपाउंड अभी भी मौजूद है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक अभी भी मौजूद है, जिसका पीएच 12 होता है, और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है या ब्लीच होता है वो एक्चुअली 13 पीएच का होता है। तो ये आपके पास कुछ पीएच थे, इसी पीएच को हमने थोड़ा सा और एनिमेटेड फॉर्म में बताया है, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। अलग अलग चीजों के, बैटरी में जो एसिड यूज करते हैं उसका पीएच लगभग 0 होता है, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, जो कि H2SO4 के रूप में इस्तेमाल होती है बैटरी, उसमें H2SO4 एसिड रहता है जिसका पीएच 0 होता है। फिर अगर हम बात करें टमाटर की, हम बात कर चुके हैं जिसका पीएच 4 होता है। मिल्क की बात करते हैं जिसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, स्लाइटली एसिडिक होता है क्योंकि उसका पीएच 6 होता है। उसके बाद ब्लड की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लड का पीएच कई बार आता है, तो मैं एग्जैक्टली ब्लड का पीएच बता देता हूं, ये 7.35, ब्लड का पीएच 7.35 और 7.45 के बीच में वेरी करता है। एक्चुअली ब्लड एक बफर सॉल्यूशन होता है। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जो थोड़ा सा एसिडिक और थोड़ा सा बेसिक होने पर अपनी पीएच वैल्यू को चेंज ना करें, मतलब उनका पीएच चेंज ना हो, अगर एसिड और बेस उसमें मिला दिया जाए, ऐसे सॉल्यूशन को बफर बोलते हैं।
11th क्लास की केमिस्ट्री का पार्ट है, हम लोग डिटेल में वहां डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड का पीएच क्या होता है तो 7.35 से 7.45 है, यहां 8 के आसपास लिखा हुआ है, बट वो 7 और 8 के बीच में होता है, और ज्यादातर केसेस में 7.40 होता है। ये ब्लड का पीएच होता है हमारे। उसके बाद क्या आता है, बेकिंग सोडा का पीएच 9 होता है। स्टमक टैबलेट्स, टैबलेट्स मतलब ये जो एंटासिड की टैबलेट्स होती हैं जो आपकी पेट की एसिडिटी को खत्म करती हैं, जैसे इनो की बात करें या कोई भी एंटासिड की बात करें, उनका पीएच 10 के बराबर होता है। फिर हम अमोनिया सॉल्यूशन 11 होता है, सोप का हम बता चुके 12 होता है, ब्लीच का 13 होता है, और जितने भी ड्रेन क्लीनर्स आते हैं, डिटर्जेंट्स आते हैं, इन सब का पीएच जो आता है वो 14 तक आता है। तो ये था हमारे पूरे पीएच स्केल पर, और ये है हमारा पूरा सब्सटेंस जिसकी अलग अलग पीएच होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। तो स्टूडेंट, ये था हमारा पीएच के बारे में पूरी चीज, और इस बारे में हमने पूरा पीएच पे अपना वीडियो देखा था। और आने वाले वीडियो में अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स की और इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स की, जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम आने वाले वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। ये वीडियो था पीएच स्केल का, और जैसे कि अब आपको पता है कि मैग्नेट बेस पर क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाए हुए हैं जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाते हैं, जिनको आप magnetbrains.com पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। उसी के साथ इसी वेबसाइट पर आप इधर इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं जो हर चैप्टर्स के टीचर्स ने आपके लिए बनाए हैं। आपको magnetbrains.com पर जाना है और वीडियोस और नोट्स को डाउनलोड करना है। सो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।